अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। टू अपोलोजाइज़ मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। कभी कभी आसानी वाला भी चुपके से टूट जाता है। लकी भाई ने जो आज कहा है उसमें एक दर्द छुपा हुआ था, शायद लोगों को ना लगे लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। वो दिल से माफी मांग रहा था और दिल से ही समझना चाहिए। क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हर चीज़ ठीक चल रही होती है, पैकिंग, निकलना, एयरपोर्ट पहुंचना, सब बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन कई दफ़ा सबसे बड़ा तूफान एक छोटे से काउंटर पर शुरू होता है। स्टाम्प लगने से पहले उनका वो डर, वो कंफ्यूजन, ऐसे लगा जैसे उस वक्त दुनिया रुक सी गई हो उनके लिए। के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती कि मैंने भी साथ आना है। मैंने इसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। स्क्रिप्ट में कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ एक इंसान था जिसे अचानक एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ दिल भी थक जाता है और हिम्मत भी। हम इस दर्द को फील करते हैं और साथ खड़े हैं डकी भाई के। हवालात में बंद कर दिया। मैंने ज़िंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड। जिसने कभी जिंदगी में पुलिस स्टेशन का दरवाजा तक ना देखा हो, उसको अचानक एफआईआर के नाम पर हवालात में फेंक दिया जाए, ये सिर्फ एक रात नहीं होती, ये इंसान की पूरी हिम्मत का इम्तिहान होता है। डक्की भाई के अल्फाज में वो डर, वो शिकस्त साफ महसूस होती है। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होके ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसको माँ बहन की गालियाँ दी गई। वो लफ्ज सिर्फ कान नहीं काटती, वो रूह तक को चीर देती है। डक्की भाई की आवाज में वो टूटी हुई इज्जत का बोझ आज भी महसूस होता है। था जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी।
अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ। एक यूट्यूबर है, एक एंटरटेनर, एक मुस्कुराता हुआ इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और वो इतना दर्द में था कि सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा था, बस कम मारना, बस गालियां ना देना। इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात कोई नहीं होती। को बुला लिया, अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। मुझे जब हवाला से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया है? तो कहता कि इन पे भी एफआईआर होगी। तो अरूब घबरा गई, उसने कहा मेरे पे एफआईआर क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को, के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो वो कहता कि नहीं, एफआईआर हो ना हो, ये जो आपके शोहर की एफआईआर है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करें। डक्की भाई उस पल दो लोगों के बीच फंस गए। एक तरफ वो जुल्म था जो वो अकेले झेल रहा था, और दूसरी तरफ उनकी माँ और बीवी थी जिनके चेहरे पर वो डर था जो किसी भी मर्द का दिल चीर के रखते थे। की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को ज़हनी अजियत देते रहे हैं। डक्की भाई ने जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उनका दिल ही टूट गया। माँ जिसने हमेशा बच्चों को दुनिया के जुल्मों से बचाया, आज वो खुद दुनिया के जुल्म के शिकार बन रही थी। अब उनको एनसीसीआईए के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उस वक्त में कोई ड्रामा नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ एक बेटा था, एक जुल्म की शिकार फैमिली थी, और एक ऐसी तकलीफ जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। वो आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, they were the pain of a son who felt he failed his father even when it was not his fault.